हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सीयूटी यूजी के लिए। ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए होने वाला है जो यूजी का एग्जाम देने वाले हैं, बट अगर आप 12th के बोर्ड एग्जाम्स देने वाले हैं तो आप भी इस वीडियो से पढ़ सकते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर नंबर 5 है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो इस चैप्टर में हम लोग इस रेफरेंस से पढ़ेंगे कि आप सीयूटी के लिए क्लियर कर पाओ, सीयूटी के लिए अच्छे से इसको समझ पाओ कि किस किस तरह के क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर से। साथ साथ में नोट्स बनाते रहना ताकि आपको रिवीजन के लिए काम आए। तो स्टार्ट करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहली बात आती है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। ठीक है, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है ये एक ऐसा संगठन होता है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसको सब लोग मिलके साथ में बनाते हैं। ठीक है, ये सब लोगों के साथ बनाया जाता है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक इंसान ने बना दिया और सारे देशों के ऊपर राज कर रहा है, नहीं, इसको सारी कंट्रीज मिलकर एक साथ बनाती हैं और अपनी जो भी प्रॉब्लम्स होती है उनको साथ में मिलकर सॉल्व करते हैं। इस चीज के लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाए जाते हैं। दुनिया में बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे यूएनओ है, वर्ल्ड बैंक है, और भी काफी सारे हैं। ठीक है, तो ये जो होते हैं ये सारे एक साथ मिलके बनाते हैं और लोगों की जो प्रॉब्लम्स होती है, आई मीन देशों की जो प्रॉब्लम होती है, उनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहली चीज जो सवाल उठता है वो है वाई। हमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत क्यों है, हमें क्यों चाहिए भाई। तो हमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत इसलिए है, सबसे पहला चीज जो मैटर होता है वॉर और पीस का। ठीक है, जैसे मान लो दो देशों के बीच में लड़ाई होने वाली है तो उनके बीच में शांति लाने के लिए हमें एक ऑर्गेनाइजेशन चाहिए ना, एक ऐसा संगठन चाहिए जिसमें सब लोग हों और सब उसकी बात मानते हों। तो इस वजह से वॉर और पीस के लिए चाहिए हमें। ठीक है, ताकि इन चीजों में हेल्प कर सके। ठीक है, कॉपरेट विद ईच अदर। ठीक है, हमें इसलिए चाहिए ताकि जो भी देश हैं वो एक दूसरे की हेल्प करने के लिए साथ में आए। ठीक है, जितने भी देश हैं वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें, जो भी चीजें चल रही होती है उन चीजों के लिए। ये वाला जो चैप्टर है इसमें स्पेशली हम लोग यूएनओ के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो कोऑपरेट विद ईच अदर, इन सब चीजों के लिए हमें ये चाहिए होता है। अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग ना बहुत सारे स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, तो कुछ स्टेटमेंट्स हम लोग पढ़ लेते हैं, काम आएंगे हमारे। ठीक है, जैसे यूएन सेकेंड सेक्रेटरी जनरल ने कहा है, यूएन सेकंड सेक्रेटरी जनरल जो थे उन्होंने कहा है कि जो यूएनओ है वो इसलिए नहीं बनाया गया है ताकि हर व्यक्ति हेवन में पहुंच सके, मतलब तुम्हें जन्नत में भेजने के लिए, स्वर्ग में भेजने के लिए यूएनओ नहीं बनाया गया है, बल्कि यूएनओ इसलिए बनाया गया है ताकि ह्यूमंस को हेल से बचाया जा सके। क्योंकि वॉर वगैरह होती रहेंगी तो हेल ही तो बन जाएगा ना पूरा। अगर तुम सब एक साथ लड़ ही रहे हो, एक दूसरे की जान ही लेने पे उतर आए हो, तो इट इज अ काइंड ऑफ हेल जहाँ पे तुम रह रहे हो। तो उस चीज से बचाने के लिए यूएनओ को बनाया गया है, ना कि पृथ्वी को स्वर्ग बनाने के लिए। वो तो पॉसिबल भी नहीं है। ओके, तो ये किसने कहा है, यूएनओ के जो सेकंड सेक्रेटरी जनरल थे उन्होंने कहा है। चर्चिल जो है उन्होंने भी एक चीज कही है, इसको मैं पूरा स्टेटमेंट लिख देती हूँ क्योंकि मजेदार स्टेटमेंट है। जॉ इज बेटर देन वॉर। इनका कहना है कि जो है वो वॉर से ज्यादा बेटर है। जो का मतलब क्या है कि हम लोग बात करके या नेगोशिएट करके उस चीज को सॉल्व कर ले, ना कि हम लोग वॉर में जाएं। ठीक है, तो वॉर में जाने से अच्छा है कि हम लोग नेगोशिएट कर ले, ये इनका कहना था, ये चर्चिल ने कहा है। अब एक और है जिनका नाम है शशि थरूर, उन्होंने भी कुछ चीजें कही है। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि इनको कहीं पे आप लिख के रख लेना। शशि थरूर, इन्होंने भी कुछ कहा है। इन्होंने कहा है कि सबसे अच्छी चीज मतलब दुनिया में एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे सब बैठ के एक दूसरे को बातों से बोर करे। ठीक है, थोड़ा सा मतलब इन्होंने अलग सेंस में कहा है, थोड़ा सा घुमा के कहा है। इन्होंने ऐसा कहा है कि दुनिया में एक ऐसी जगह भी होनी चाहिए जहाँ पे सब एक साथ बैठकर एक दूसरे के बातों से बोर करे, ना कि एक दूसरे के घरों पर हमला करे, ना कि एक दूसरों के घरों में होल्स करे, मतलब हमला करे। तो इसको अगर हम लोग आसान लैंग्वेज में देखें तो ये कहना चाह रहे हैं कि एक जगह ऐसी भी होनी चाहिए जहाँ पे हम सब बातों से नेगोशिएट कर ले, ना कि हम लोग वॉर की तरफ जाएं। ये भी इन्होंने
सेम ही चीज का ये, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं वो किस किस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती हैं, ये भी एक क्वेश्चन है। प्रॉब्लम्स सॉल्व बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन तो किस किस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करती है। ऐसी प्रॉब्लम्स जो आज के समय में बहुत ज्यादा खतरा बनी हुई है, जैसे कोई वर्ल्ड डिजीज है, कोई बहुत बड़ी बीमारी है जो फैल रही है, जैसे कोविड-19 खाली एक देश में थोड़ी ना था, ऑल ओवर द वर्ल्ड था। ग्लोबल वार्मिंग है, वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। इससे खाली इंडिया को तो इफेक्ट नहीं हो रहा है, और भी देशों को इफेक्ट हो रहा है, या खाली अमेरिका को तो इफेक्ट नहीं हो रहा है ना, तो और भी देशों को इफेक्ट हो रहा है। तो इस तरीके की चीजें जो कि हर देश पर असर डालेंगी, हर देश को डिस्टर्ब करेंगी, तो ऐसी चीजों को सॉल्व करने के लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है। तो सबसे पहली चीज जो हम लोग देखते हैं, मैंने आपको बताया कि ये जो चैप्टर है मोस्टली इट इज अबाउट यूएनओ, ठीक है। यूएनओ को हम लोग यूएन भी कहते हैं, इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन। अभी तक आपको बहुत डिफिकल्ट लगता होगा यूएनओ, बट आज हम लोग इसको एकदम इजी तरीके से पढ़ेंगे। यूएनओ कब बना था, ठीक है। सबसे पहली चीज, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, ठीक है। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था, 1914 से लेके 1980 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला था। उस टाइम पे बनाया गया था लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन भी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन था। इसको कह सकते हैं कि यूएनओ से पहले था, यूएनओ के पिताजी थे लीग ऑफ नेशन, ठीक है, फादर ऑफ यूनाइटेड नेशंस। 1920 में इसको बनाया गया था। इसका मेन एम था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर को रोके, ठीक है। मेन एम था इसका कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर ना होने दे, बट इट गॉट फेल हो गया ये, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। कब हुआ था, 1939 से 1945 के बीच में सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला था, ठीक है। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने के बाद अब लोगों को लगा भाई ये भी बहुत खतरनाक गलत चीज हो रही है, तो यूएनओ बनाया गया, ठीक है। यूएनओ को बनाया गया है 24 अक्टूबर 1945 में। यूएनओ इसलिए बनाया गया है ताकि थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो, और अभी तक ये कामयाब है, यूएनओ अभी तक चल रहा है, बिकॉज थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं हुई है, ठीक है। 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशंस डे के नाम से भी मनाया जाता है, तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि 24 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है। तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है यूनाइटेड नेशंस डे। तो यूएनओ को क्यों बनाया गया है, ताकि थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो, ठीक है। जब यूएनओ बना था तो यूएनओ को 51 स्टेट्स ने साइन किया था साथ में, मतलब इसको फाउंडिंग मेंबर्स कह सकते हैं। तो इसके फाउंडिंग मेंबर्स 51 थे। इंपॉर्टेंट जानकारी आपके लिए, ठीक है। अब कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन बनता है ना, तो उनका कुछ ऑब्जेक्टिव होता है कि उसको एक रीजन से बनाया गया है। तो सेम चीज यूएनओ का भी है। यूएनओ का ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब उसको बनाने के पीछे कारण क्या है, यूएनओ's ऑब्जेक्टिव। तो यूएनओ का पहला ऑब्जेक्टिव है थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो, ठीक है, टू प्रिवेंट थर्ड वर्ल्ड वॉर, और इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स ना, इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स भी ना हो, मतलब कोई देश भी आपस में ना लड़े, छोटे मोटे झगड़े भी नहीं होने चाहिए, ठीक है। ये इसके ऑब्जेक्टिव्स है। और भी है इसके ऑब्जेक्टिव्स, जैसे एनकरेज कॉपरेशन, देशों के बीच में कॉपरेशन को बढ़ावा देता है कि हाँ सब भाई भाई है, मिलजुल के रहो, क्यों एक दूसरे के पीछे पड़े हो, क्यों एक दूसरे को मारना चाहते हो, ठीक है। तो एनकरेज कॉपरेशन बिटवीन कंट्रीज, और क्या करता है, इस्टेब्लिश पीस करता है, शांति को बढ़ावा देता है कि मिल बांट के रहो भाई, ओके। अब ये तो इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, बट इसने बहुत इंपॉर्टेंट काम करा, ठीक है। इसने इंपॉर्टेंट काम क्या करा, इसने एनालाइज किया। क्या एनालाइज किया कि कॉन्फ्लिक्ट के रीजन क्या है भाई, क्यों लड़ते हैं, रीजंस क्या है कॉन्फ्लिक्ट के, क्यों हम लोग मर रहे हैं एक दूसरे को, क्यों मारने पे उतरे। तो कॉन्फ्लिक्ट के दो रीजंस निकल के आए, एक तो सोशल और एक इकोनॉमिक। मतलब जो देश है उनमें लैक है सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, इस वजह से वो देश लड़ रहे हैं, ठीक है। वो लोग इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा वीक है या सोशली वीक है, इस वजह से वो लोग लड़ते हैं, ठीक है। तो ये था कॉन्फ्लिक्ट का रीजन। अब बात करते हैं बॉडी की, तो बात हो गई, ऑर्गन्स की बात कर लेते हैं यूएनओ के। यूएनओ के अंगों की बात करते हैं, ठीक है। मेन ऑर्गन्स ऑफ यूएनओ। तो यूएनओ के 6 ऑर्गन्स हैं। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को ये ऑर्गन्स याद नहीं होते हैं, तो इनको छोटा सा ट्रिक है, दैट इज गेस्ट आई, ठीक है। अब जी फॉर जनरल असेंबली,
G for General Assembly, U for UN Secretariat, स्पेलिंग देख लेना यार। E for Economic and Social Council, ऐसे आप लोग ना बहुत इजीली याद कर सकते हो, इट इज अ ट्रिक, ठीक है। गेस्ट, आई खुद से लगा लेना, ठीक है। S for Security Council, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिक्योरिटी काउंसिल। फिर आता है ट्रस्टीशिप काउंसिल, एंड देन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये सारे के सारे ऑर्गन्स हैं यूएनओ के। जनरल असेंबली में सारे के सारे मेंबर्स हैं, जितने भी देश यूएनओ से जुड़े हुए हैं वो सारे के सारे जनरल असेंबली का पार्ट है। 193 स्टेट्स हैं इसमें, ओके। और वहीं पे अगर हम लोग सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें तो इसमें 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। ये पूरी जिंदगी के लिए वहां पे रहेंगे, ठीक है, अपनी पूरा लाइफ टाइम ये वहां पे बिता देंगे। और जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं वो हर 2 साल में इलेक्ट होते हैं, ओके। जो ट्रस्टीशिप काउंसिल है वो इस समय पे डिसकंटिन्यू है, मतलब नहीं चल रहा है, ये बंद पड़ा हुआ है, ताला लगा हुआ है, इसमें काम नहीं करता। ये 1994 से काम इसलिए नहीं करता है क्योंकि जिस वजह से इसको बनाया गया था वो इसकी वजह पूरी हो गई, इसका काम पूरा हो गया है, ठीक है। इस वजह से इसको रेस्ट दिया है कि भाई तूने अपना काम खत्म कर लिया तो रेस्ट करो। सेम चीज आप करो, पढ़ाई लिखाई करो, अपना काम खत्म करो, फिर रेस्ट कर लेना सीयूटी के एग्जाम्स के बाद, ओके। अब बात आती है, यूएनओ जो है वो बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, बट हर चीज को एक समय के बाद बदलना होता है, ठीक है। तो सेम चीज यूएनओ में भी है, यूएनओ में भी कुछ चेंजेस की मांग करी जा रही है। तो यूएनओ में कौन कौन से चेंजेस है वो देखते हैं, ठीक है। changes, reforms of the UNO means it needs changes। 1945 में यूएनओ बना था, ठीक है। 1991 तक कोल्ड वॉर चला था। कोल्ड वॉर के बाद बहुत सारे देशों ने मांग करी कि यूएनओ में कुछ चेंजेस करे जाने चाहिए। तो 2 चेंजेस की मांग करी गई है। एक तो मांग करी गई है स्ट्रक्चर में, ठीक है, और दूसरी मांग करी गई है ज्यूरिस्डिक्शन में। ज्यूरिस्डिक्शन होता है कि वो जो काम करता है ना उसके काम के दायरे और ज्यादा बढ़ाए जाने चाहिए, मतलब एक लिमिट में काम कर रहा है ना वो, मान लो कि उसके अंडर में आ रहा है कि वो 2 केस सॉल्व कर रहा है, तो बाकी देश क्या चाह रहा है कि वो 10 केस और सॉल्व करे, तो वो उसका ज्यूरिस्डिक्शन है जो बढ़ाया जाना चाहिए। तो उनका कहना है कि ज्यूरिस्डिक्शन में क्या चीजें ऐड करनी चाहिए, तो वो करनी चाहिए पीस एंड सिक्योरिटी। और क्या ऐड करना चाहिए, डेवलपमेंट, मतलब दुनिया में और ज्यादा शांति बनाए रखे, क्योंकि लोग तो अभी भी लड़ ही रहे हैं ना भाई, क्या कर रहा है यूएनओ, अभी भी तो लड़ाई झगड़ा हो रहा है। तो देशों का कहना है कि और ज्यादा सिक्योरिटी और पीस को बढ़ावा दे। और क्या कहता है ये, डेवलपमेंट एंड ह्यूमैनिटेरियन वर्क, ठीक है, विकास और ह्यूमैनिटेरियन वर्क की तरफ ध्यान देंगे। अब स्ट्रक्चर की क्या बात हो रही है, स्ट्रक्चर होता है बिल्डिंग से रिलेटेड, ठीक है, उसकी जो बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग उसकी क्या है, क्या उसका स्ट्रक्चर है, उसका मेन स्ट्रक्चर जो है वो हम लोग यूएनएससी से रिप्रेजेंट करते हैं, सिक्योरिटी काउंसिल, यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिनको नहीं समझ में आ रहा है उनके लिए, ठीक है। तो कहना है कि यूएनएससी की जो मेंबरशिप है उसको बढ़ाया जाना चाहिए, ठीक है, इट शुड बी इंक्रीज्ड। कितने मेंबर हैं भाई यूएनएससी में, अभी तो पढ़ा ऊपर, 5 परमानेंट है, 10 नॉन परमानेंट है। सो रहे हो क्या, सो रहे हो तो मुंह धो के आओ, जाओ जल्दी उठो, जाके पहले मुंह धो के आओ फिर पढ़ाई करने बैठो। यूएनएससी में मेंबरशिप जो है वो बढ़ाई जानी चाहिए। क्यों बढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि वो जो अभी की कॉन्टेम्परेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स है उसको नहीं दिखाता है। यूएनओ में देखो जो 5 परमानेंट मेंबर्स है वो कौन कौन से, वो मैं आपको बता देती हूँ। 5 परमानेंट मेंबर्स, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया एंड चाइना। तो ये पूरे थोड़ी ना दिखा रहे कॉन्टेम्परेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स को, इतने ही थोड़ी ना मजबूत देश हैं। आज के समय में और भी कितने सारे नए नए देश उभरे हैं जो स्ट्रांग हैं, इंडिया को ही ले लो, ठीक है। तो बहुत सारे देश जो हैं वो इस चीज की मांग कर रहे हैं, क्योंकि कॉन्टेम्परेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में बहुत सारे देश जुड़ गए हैं जिनको यूएनओ में मेंबरशिप मिलनी चाहिए, जैसे एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, पूरा का पूरा नहीं कह रहे, बट इसमें बहुत सारे ऐसे देश है जिसको ऐड किया जाना चाहिए। और क्या मांग करता है ये, और कहता है कि अपने बजट प्रोसीजर में भी चेंज करो भाई, ठीक है, बजटरी प्रोसीजर को भी चेंज करने की ये मांग करता है।
ओके, अब आ जाते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। ये जो कहा गया है कि स्ट्रक्चर चेंज होना चाहिए, तो इस चीज के लिए क्या क्या चीजें गई है, ठीक है। फर्स्ट हेडिंग, अभी हम लोग पहले ये वाला पढ़ लेते हैं, ये वाला पोर्शन पढ़ लेते हैं, फिर ये पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि आपके लिए इजी हो जाए, ठीक है। रिफॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रोसेसेस। तो जो हमारा स्ट्रक्चर है उसको चेंज किया जाना चाहिए। इसके लिए 1992 में जो जनरल असेंबली है, यूएन की जो जनरल असेंबली है, उसने 3 मेन रेजोल्यूशंस लिए, मतलब उसने जांच करी और 3 दिक्कतें उसको समझ में आई, ठीक है। 3 मेन कंप्लेन्स उसको देखने को मिली। तो क्या उसको कंप्लेन्स देखने को मिली? पहली कंप्लेन तो उसको देखने को मिली कि जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो आज के कंटेम्परेरी रियलिटी को नहीं दिखाता है, जो कि बात हमने अभी ऊपर कही। हम तो ज्यादा होशियार हैं जनरल असेंबली से, हमने तो पहले ही कह दिया था ये कि वो कंटेम्परेरी पॉलिटिकल रियलिटीज को नहीं दिखा रहा है। वो खाली उन्हीं देशों को रिप्रेजेंट कर रहा है जो 1945 में सुपर पावर थे, बट आज के समय में उसके अलावा भी बहुत सारे देश सुपर पावर्स हैं, ठीक है। और क्या ये कहता है कि जो ये सारी की सारी ना सिक्योरिटी काउंसिल की बात हो रही है, ठीक है, कंफ्यूज ना होना भाई। और क्या कहता है? ये कहता है कि जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो वेस्टर्न वैल्यूज को दिखाता है। सही बात है भाई, हम इंडियन कल्चर वहां पे दिखाया कहाँ जा रहा है, ठीक है। और वहां पे कुछ डोमिनेट करती हैं कुछ पावर्स, ठीक है। वेस्टर्न वैल्यूज को तो दिखाता ही है, एंड डोमिनेटेड बाय अ फ्यू पावर्स, ठीक है। और तीसरी परेशानी, तीसरी दिक्कत कि इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है। मतलब जो तुमने ये 5 परमानेंट मेंबर्स रखे हैं, ये किस हिसाब से रखे हैं? कॉन्टिनेंट भी 7 है, तो तुमने किस हिसाब से 5 परमानेंट मेंबर रखे हैं? तो कोई इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, किसी को भी उठा के रख दिया गया है, ठीक है। ये इनका कहना है। अब इतनी सारी परेशानी तो ढूंढ ली, तो इलाज भी तो ढूंढना पड़ेगा ना। तो 1 जनवरी 1997 को जो यूएन सेक्रेटरी काउंसिल है, यूएन सेक्रेटरी काउंसिल, उसके कोफी अनान, नाम याद रखना, कॉफी अनान इम्पोर्टेंट नाम, ठीक है, कॉफी अनान इम्पोर्टेंट नाम याद रखना। तो इन्होंने एक इंक्वायरी बिठाई और उस इंक्वायरी में उन्होंने पूछा कि भाई कैसे सुधार किया जाए, बताओ 2 आइडिया कि हम सुधार कैसे करें। ये इन्होंने इंक्वायरी बिठाई थी, ओके। तो जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें एक बात कही गई कि हमें मेंबर्स बढ़ा देने चाहिए, परमानेंट मेंबर्स जो है और नॉन परमानेंट मेंबर्स जो है वो बढ़ा देने चाहिए, ठीक है, टू इंक्रीज परमानेंट एंड नॉन परमानेंट मेंबर्स, ये कहा गया। और इन्होंने मान लिया कि चलो ठीक है भाई बढ़ा देंगे, लेकिन एक क्राइटेरिया रखा जाना चाहिए। तो उन्होंने एक क्राइटेरिया रखा कि जो भी देश यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का सदस्य बनना चाहता है वो इकोनॉमिकली पावरफुल हो, ठीक है, उसकी इकोनॉमी अच्छी होनी चाहिए, मिलिट्री उसके पास अच्छी होनी चाहिए, मिलिट्री पावर उसके पास होनी चाहिए, उसको खाना मिले ना मिले लेकिन यूएन बजट में वो थोड़ा बहुत देता हो, ठीक है, कंट्रीब्यूट करता हो यूएन बजट में, कंट्रीब्यूट, ठीक है। पॉपुलेशन उसकी बहुत ज्यादा होनी चाहिए, मतलब अच्छी खासी पॉपुलेशन होना चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए उस देश में, और क्या होना चाहिए? वो रिप्रेजेंट करना चाहिए अलग अलग चीजों, मतलब अलग अलग कल्चर को रिप्रेजेंट करना चाहिए, ये भी उनकी मांग थी, ठीक है। मेक द काउंसिल मोर रिप्रेजेंटेटिव, तो किस तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहिए? तो उनका कहना था भाई जियोग्राफी के मामले में कर लो, इकोनॉमिक सिस्टम के मामले में कर लो, कल्चर के मामले में कर लो, इतनी सारी चीजें किसी भी चीज में रिप्रेजेंट कर लो, ये उनका कहना था, ओके। और भी बातें कही गई, और क्या उन्होंने कहा कि और क्या चीजें चेंज करनी चाहिए और क्या बदलाव करने चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जो वीटो पावर है उसको एबॉलिश कर दो, खत्म कर दो, वीटो पावर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वीटो पावर की वजह से भेदभाव हो रहा है बहुत ज्यादा। परमानेंट मेंबर्स को एक खास तरीके का प्रिविलेज मिल रहा है ना, परमानेंट मेंबर्स जो हैं वो प्रिविलेज में है,
उनको एक खास तरीके का प्रिविलेज दिया गया है। उनके पास नेगेटिव वीटो पावर है, ठीक है, नेगेटिव वीटो पावर। नेगेटिव वीटो पावर क्या है, मतलब नो। जैसे मान लो कोई किसी ने कोई प्रस्ताव रखा कि ये चीज होनी चाहिए, 5 परमानेंट मेंबर्स है, उसमें से किसी एक ने भी कह दिया कि नहीं होगा, माइनस, नो, होना ही नहीं है, तो वो सारा का सारा फैसला वहीं पे रह जाएगा, ठीक है, उसका फिर कुछ नहीं हो सकता। तो ये नेगेटिव वीटो पावर है, जिसको वो कहते हैं कि हटा दो इसको। लेकिन नहीं हटाया जा सकता, ये भी पॉसिबल नहीं है कि, क्योंकि अगर इसको हटाने का प्रस्ताव रखेंगे तो यहीं पे तो रखेंगे, और कोई ना कोई तो होगा महानुभाव जो वीटो पावर का दोबारा यूज कर लेगा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये नेक्स्ट टाइम पॉसिबल है कि वीटो पावर को अबॉलिश कर दिया जाए, ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरी तरफ, जो ज्यूरिस्डिक्शन बढ़ाने की बात हुई थी कि उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए। रिफॉर्म इन ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ द यूएन। ज्यूरिस्डिक्शन में सबसे पहली चीज ये कहते हैं कि पीस बिल्डिंग कमीशन बनाई जानी चाहिए, ताकि वो ध्यान रखे कि देश दुनिया में शांति बनी हुई है या नहीं बनी हुई है, ठीक है। पीस बिल्डिंग कमीशन शुड बी क्रिएटेड, ठीक है। ये कहते हैं कि रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए और ज्यादा, जो यूएनओ है उसको और ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, ताकि वो लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट कर पाए, ठीक है। और ये कहते हैं ह्यूमन राइट्स काउंसिल बनाया जाना चाहिए, जो बनाया जा चुका है, ठीक है, ह्यूमन राइट्स काउंसिल बनाया जाना चाहिए 2006 में, ऐसा इनका कहना है, ठीक है। टेररिज्म को खत्म करना चाहिए, और ये कहते हैं कि क्रिएशन ऑफ डेमोक्रेसी, और दुनिया में और ज्यादा लोकतंत्र को बढ़ावा दो, ठीक है, लोकतंत्र को और ज्यादा बढ़ाओ, ये इनका कहना है, ओके। अब बात आती है कि इंडिया एंड यूएनओ के रिश्ते कैसे हैं, इंडिया एंड यूएनओ। तो इंडिया जो है वो कहता है, इंडिया भी कहता है भाई, इंडिया कहता है कि जो यूएनओ है उसका सेंट्रल मोटिव जो है, मतलब मेन मोटिव जो है वो होना चाहिए देशों के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, कि हाँ देश ज्यादा से ज्यादा डेवलप हो और पीस एंड सिक्योरिटी की तरफ इसको ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ठीक है, देश दुनिया में ज्यादा शांति बनानी चाहिए। और ये कहता है कि परमानेंट मेंबरशिप बढ़ाओ, परमानेंट मेंबरशिप को बढ़ाओ, ये भी इंडिया कहता है, क्योंकि इसका कहना है कि पहले ना 11 थे उसमें, पर मैं क्या बोलते हैं उसको, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, सॉरी, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में पहले 11 मेंबर्स होते थे, लेकिन बाद में फिर 15 कर दिए थे। अब इंडिया का कहना है कि भाई उसके बाद तो कोई चेंज ही नहीं है, कुछ तो चेंज करो। और इंडिया जो है ना वो यूएनओ का मेंबर बनने के लिए बहुत सारी क्वालिटीज जो है उसको फुलफिल करता है, जो भी उन्होंने क्राइटेरिया दिया है ना उसको फुलफिल करता है। ये आपका होमवर्क है कि इंडिया कौन कौन से क्राइटेरिया को फुलफिल करता है यूएनओ का मेंबर बनने के लिए, ये आपका होमवर्क है, जो आप मुझे कमेंट करके बताओगे, ठीक है, मुझे कमेंट में बताना कि यूएनओ सॉरी इंडिया जो है वो कौन कौन से क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है, जिसके बेसिस पे वो यूएनओ का परमानेंट मेंबर बन सकता है। अब कुछ देश जो है ना वो क्वेश्चन करते हैं कि क्यों भाई, क्यों दें हम, सम कंट्रीज क्वेश्चन इंडियाज मेंबरशिप। कुछ देश जो है उनको चुभती है हमारी कामयाबी, तो वो क्वेश्चन करते हैं कि इंडिया इंडिया को क्यों मेंबर बनाना चाहिए, ऑन द बेसिस ऑफ, सबसे पहले वो सवाल उठाते हैं हमारे न्यूक्लियर वेपन कैपेबिलिटी पे। दूसरा सवाल वो उठाते हैं कि हमारे हमारे जो पाकिस्तान के साथ इतने अच्छे रिश्ते हैं उनका क्या होगा, उसका सवाल उठाते हैं वो लोग। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चीज वो कहते हैं कि अगर इंडिया को दे दी परमानेंट मेंबरशिप तो और भी ऐसे बहुत सारे देश हैं इंडिया जैसे जो डिजर्व करते हैं, ठीक है, उनको भी देनी पड़ेगी। तो ये उनको आग लगती है कि भाई इंडिया को दे दी तो औरों को भी देनी पड़ेगी मेंबरशिप। तो यहाँ पे आपका हो जाता है चैप्टर खत्म, और ये सारे के सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इस चैप्टर से रिलेटेड। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा और आप लोगों ने इस चैप्टर को नोट भी किया होगा और समझे भी होंगे। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर आप कोई और चैप्टर का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वैसे मैंने ऑलरेडी इस चैप्टर का डिटेल्ड वीडियो अपलोड कर रखा है, अगर आपको वो चाहिए होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगी, आप पूरे वीडियो को भी स्टडी कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।